हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दृश्य एकेडमी। दृश्य एकेडमी में आपका स्वागत है। मनरेगा की क्लासेस चल रही थी, मनरेगा का टॉपिक खत्म हो गया है। ग्रामीण विकास की कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करते हैं एक नई योजना। आज देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी ग्रामीण क्षेत्र में आवास उपलब्ध कराने की एक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना की शुरुआत कब से हुई, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसके लाभार्थी कौन हैं, क्या फ़ायदा होता है, क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, कौन चलाता है इस स्कीम को, सारी योजना डिटेल में देखते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले डेट से। तो डेट में हमको एक ही डेट याद करनी है, वो है 2016। फाइनेंशियल ईयर जैसा कि आप जानते हैं ख़त्म होता है 31 मार्च को। अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 2016 से एक योजना शुरू की गई है भारत सरकार के द्वारा, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके 2 पार्ट हैं। हम यहाँ पे ग्रामीण वाला पार्ट देख रहे हैं, इसका शहरी या अर्बन पार्ट भी है, मगर हम अभी फिलहाल ग्रामीण वाला पार्ट ही देख रहे हैं। ठीक है, तो डेट देख ली हमने। अब इसको देख लेते हैं कि इसका संचालन कौन करता है। तो इसका संचालन अगर हम देखेंगे तो ये करती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार इस योजना का संचालन करने के लिए गाइडलाइंस जारी करती है, और केंद्र सरकार का एक विभाग है जिसका नाम है ग्रामीण विकास विभाग। इस विभाग के अंतर्गत ये योजना संचालित होती है। केंद्र सरकार ही इस योजना के लिए लक्ष्य तय करती है। इस योजना को पैसे देती है या फंड देती है। यानी सारी पॉलिसी मेकिंग डिसीजन, सारी पॉलिसी मेकिंग पावर जो है वो केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकार जो भी काम करती है वो केंद्र सरकार के निर्देशों पर ही करती है। जैसा जैसा केंद्र सरकार बोलेगी राज्य सरकार बिल्कुल वैसा करेगी, वो अपना कोई नया नियम कानून इसमें नहीं लगाएगी। तो हमने डेट देखी 1 अप्रैल 2016 से ये योजना शुरू हुई है। भारत सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। ग्रामीण विकास विभाग इस योजना को चलाता है। इसका लक्ष्य, इसके पैसे, सारी चीज़ें केंद्र सरकार के पावर में आती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस योजना में क्या दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस योजना का नाम आवास योजना है। तो आवास योजना में हम क्या प्रोवाइड करेंगे? आवास। ये आवास कैसा होगा? तो ये आवास होगा पक्का घर होगा, यानी कंक्रीट हाउस होगा। ये कितना बड़ा कंक्रीट हाउस होगा? तो इसमें प्रोवाइड किया जाएगा एक कमरा, एक कमरे के साथ रहने के लिए
आपको खाना खाना पड़ेगा तो एक रसोई। अब अगर खाना खाएंगे तो जाना पड़ेगा, यानी कि एक शौचालय। आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, चिल करने का, यानी एक कमरा, एक रसोई और एक शौचालय, ये 3 चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं इस योजना के तहत। किसको? ग्रामीण परिवारों को। कैसे ग्रामीण परिवार? जिनके पास आवास नहीं है, आवासहीन ग्रामीण परिवार। तो 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुई एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक पक्का आवास प्रदान करती है, जिसमें एक कमरा, एक रसोई और एक शौचालय होता है ऐसे परिवारों को जिनके पास अपना खुद का आवास नहीं है। इसका संचालन केंद्र सरकार करती है और इसका वित्त पोषण भी केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। यहाँ तक याद होने के बाद आप देख लीजिए केंद्र और राज्य का संबंध, सेंटर और स्टेट का रिलेशन। कैसा रिलेशन होता है राज्य और केंद्र का? तो पैसों से जुड़ा हुआ रिलेशन होता है। राज्य सरकार टैक्स वसूल के केंद्र सरकार को देती है और केंद्र सरकार उसका कुछ अंश राज्य सरकार को वापस देती है, वो यूज़ करते हैं। ये योजना किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। गांव कहाँ पे हैं? स्टेट गवर्नमेंट के हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 60% पैसे देती है और राज्य सरकार 40% पैसे लगाती है। केंद्र और राज्य में इस योजना के तहत यही एक संबंध है। तो 60% मतलब ज़्यादा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 60% और 40% दे रही है राज्य सरकार। इसके बाद आपको देखना होगा कि इस योजना में जो टारगेट वगैरह डिसाइड होते हैं कि कौन सी योजना, मतलब कितने मकान बनने हैं, किस क्षेत्र में बनने हैं, इसका जो टारगेट डिसीजन होता है, मतलब टारगेट जो अलॉट किए जाते हैं, टारगेट बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और इनको पूरा करने का काम करती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। इस योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2016 को शुरू किया। ग्रामीण परिवारों को जमीन, घर प्रदान करने के लिए, पक्के घर प्रदान करने के लिए वित्त पोषण 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 40% स्टेट गवर्नमेंट का, और इसका टारगेट और सारी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जिसके बेसिस पे ही स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। यहाँ तक की बातें देखने के बाद हम देख लेते हैं कि इसमें जो घर दिया जा रहा था, जो रसोई दी जा रही थी, वो सब किस बेसिस पे था। तो हमने आपको बताया कि आपको दिया जा रहा है ये क्या है? ये एक घर है। इस घर में यहाँ एक कमरा है जो उसकी खिड़की है और यहाँ एक चिमनी है, इसमें से धुआं निकल रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर घर है ये। यहाँ एक छोटी सी विंडो और है, ये थोड़ी ऊपर है। तो यहाँ पे है एक बेडरूम और यहाँ पे है एक वॉशरूम और एक रसोई। तो एक कमरा, एक रसोई
और एक शौचालय। एक कमरा, एक रसोई और एक शौचालय मिला के क्या बन गया आपका? सपनों का महल, आपका घर। ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों चीजें ही मुख्य तौर पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई जा रही हैं, या इन्हीं दोनों का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब आप सोचिए, एक कमरा और एक रसोई दो तरह की जगह पे बना सकते हैं आप। एक तो एडीओ की, पीएससी की तैयारी करने के लिए, यानी सामान्य क्षेत्रों में, और एक बना सकते हैं आप मनोरंजन के लिए या छुपने के लिए, यानी हिल स्टेशन पे या इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जगहों पे, या ऐसी जगह जहाँ पे आपकी गर्लफ्रेंड आपको ढूंढ ना सके, यानी दुर्गम जगहों पे। इन दो तरह की जगहों पे आप जा सकते हैं अपना घर बनाने। तो अगर आप सामान्य क्षेत्र में अपना घर बना रहे हैं तो सरकार आपको देगी 1,20,000 रुपए। मगर अगर आप छुपने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं, तो पार्टी भी करेंगे, तो सरकार आपको पार्टी करने के लिए 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देगी, यानी 1,30,000 रुपए। ऐसा नहीं है कि एक्चुअली पार्टी करने के लिए दे रही है, वो दुर्गम इलाकों में सामान ट्रांसपोर्ट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, हर चीज़ की डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए यहाँ 10,000 रुपये ज़्यादा दिए जा रहे हैं। वो पार्टी मजाक था ना, सीरियसली मत ले लेना। ये सामान्य क्षेत्रों में 1,20,000 और दुर्गम क्षेत्रों में 1,30,000, ये जो पैसे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। इसके अलावा खा लिए, पी लिए, पार्टी कर लिए, अब फ्रेश होने जाना है, तो शौचालय बनाने के लिए भी 12,000 रुपए दिए जाते हैं। इन दोनों चीज़ों के अलावा, जैसे कि अभी हम बेरोजगार हैं, तो एक चीज़ और दी जाती है, वो सामान्य क्षेत्रों में आप जैसे कि पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में कार्य कर रहे हैं उनको 90 दिन और 95 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र, सामान्य क्षेत्रों में 90 दिन का, और पहाड़ी क्षेत्रों में या इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान IAP जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे 95 दिन का। तो 90 दिन और 95 दिन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट वाला, मनरेगा वाला जो पैसा है या मजदूरी का काम है, वो भी मिलता है। इसके अलावा घर बनाने के लिए कमरा, रसोई, शौचालय, 3 चीज़ें, 1,20,000, 1,30,000, शौचालय के लिए 12,000। फ्लैट आप कहीं पर भी बनाओ, चाहे नॉर्मल एरिया में बनाओ चाहे हिल्स पे बनाओ। उसके बाद 90 दिन का रोजगार और 95 दिन का रोजगार। बस इतना ही याद रखना, इतनी बड़ी कहानी है। जब आपके पास ये सब हो गया तो ये तो बहुत अच्छी स्कीम लगने लगी सबको। अब इस स्कीम को अगर सफल बनाना है तो एक्चुअल उन लोगों को ये मकान देने होंगे जिनकी ज़रूरत है। तो उसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है। क्राइटेरिया कैसे डिसाइड किया जाता है कि किसको किसको मकान दिया जाएगा और क्या क्या उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिस्ट बनाती है, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट देती है, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाया है कि किसको किसको हम देंगे ही। मतलब अगर इस प्रकार का व्यक्ति अप्लाई करता है तो उसको 100% है कि मकान दिया ही जाएगा। देखो, अब आप अगर घर बना रहे हो तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ये चाहिए, मतलब ज़मीन चाहिए। उसके बाद उस ज़मीन का होता है क्या, सर्वे या निरीक्षण, जो भी होता है।
उसके बाद उस जमीन पे बनाया जाता है घर का डिजाइन। उस डिजाइन के बाद आप शुरू करते हो कंस्ट्रक्शन, या जैसे सामान्य प्रचलित अंग्रेजी में कहा जाता है कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे वो भी चालू किया जाता है। लैंड आपको कितनी चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आपको प्रोवाइड की जाती है इतनी, कितनी है भैया, ये 25 मीटर स्क्वायर या 25 वर्ग मीटर। अगर इसे फीट में देखें तो ये है 270 वर्ग फीट। एग्जैक्टली देखोगे आप तो इतना आता है ये, बट इसको राउंड ऑफ करके 270 ले लेते हैं। अच्छा, सर्वे दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो आप लोकल लोगों से सर्वे करा लो, या दूसरा आप इंटरनेशनल लोगों से सर्वे करा लो। इंटरनेशनल लोग मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप यूनाइटेड नेशन के लोगों से सर्वे करवा सकते हैं। ये एक्चुअली करवा नहीं सकते, ये करे कराए सर्वे होते हैं जिसके बेसिस पे वो अपना डिज़ाइन बना के रखते हैं या अपना नक्शा बना के रखते हैं। आप ये डिज़ाइन यूज़ करके अपना घर बना सकते हो, या आप लोकल लोगों से सर्वे करवा सकते हो और फिर आगे की प्रोसेस के लिए डिज़ाइन बनवा सकते हो। तो आप डिज़ाइन भी दो तरीके से ले सकते हो, मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बेसिस पे या लोकल डिज़ाइन। ठीक है, अगर आप लोकल डिज़ाइन लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपना घर खुद डिज़ाइन करने चाहते हैं, आप इंजीनियर हैं और बेरोज़गार हैं और आपके पास घर नहीं है, तो आप खुद भी अपना घर डिज़ाइन कर सकते हैं। अंत में आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी इसे बनाएगा कौन। तो कंस्ट्रक्शन आप नहीं चाहेंगे कि घर ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है, तो आप चाहोगे कि कोई ढंग का आदमी बनाए, तो आप चाहोगे कि ये आदमी हो ट्रेन। यहाँ पे जो घर बनाते हैं वो होते हैं राजमिस्त्री। ये जो राजमिस्त्री होते हैं यानी कि मेसन, ये भी इसी योजना के तहत, और ये जो सर्वेयर और डिज़ाइनर हैं ये भी लोकली ट्रेंड, लोकली ग्रूम्ड होते हैं। अगर आप चाहें तो आप उनसे सर्वे करवा सकते हैं, डिज़ाइन बनवा सकते हैं और अपना घर फिर अब लोकल राजमिस्त्री से लोकल जो मटेरियल अवेलेबल हैं लोकली उनको यूज़ करके बना सकते हैं। इसके लिए सरकार आपको पैसे देती है। ये जो पैसे हैं, ये पैसे आपको सरकार कैसे देती है, ये आते हैं डायरेक्टली आपके अकाउंट में। कैसे आते हैं, तो फंड ट्रांसफ़र के माध्यम से ये पैसे डायरेक्टली आपके अकाउंट में आते हैं। ठीक है, अब अगर देखें तो राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में, मतलब 2016 से 21-22 तक का अगर देखें, 16-17 से 21-22 तक सीजी गवर्नमेंट का 2016-17 से 2021-22 तक का अपना कुछ टारगेट रखा था, या किन लोगों को घर प्रोवाइड करना है, कैसे लोगों को घर देना है, इसके बारे में गाइडलाइन जैसी जारी की थी, जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले राज्य सरकार आवासहीन परिवारों को, दूसरे नंबर पे शून्य कमरे वाले परिवार, तीसरे नंबर पे एक या
या ही लिख लीजिए यहाँ पे, 2 कमरे वाले ऐसे परिवार जिसकी छत और दीवार पक्की ना हो। ऐसे परिवार जो आवासहीन है। आवासहीन है का मतलब जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनके पास स्वयं का आवास नहीं है, ऐसे परिवारों को। दूसरे नंबर पे ऐसे परिवार जिनके पास एक आवास जैसी चीज तो है, मतलब कोई शेल्टर है, शेड जैसी चीज है, मगर उसमें कोई कमरा नहीं है, सब कुछ उस एक ही शेड के नीचे सब कुछ है, रसोई भी वही है, सोना भी वही है, सब कुछ वही है उनका। तीसरा और अंतिम है 1 या 2 कमरे वाले ऐसे परिवार जिनकी छत और दीवारें पक्की नहीं है, यानी जो मिट्टी से बने हुए घर होते हैं, मिट्टी से दीवार बना ली, ऊपर प्लास्टिक बिछा लिया, या कोई टीन की चादर डाल ली, या बांस की छपरी डाल ली, उस तरह की जगहें जो होती हैं, इन 3 तरीके के परिवार जो हैं, ऐसे परिवारों को छत्तीसगढ़ सरकार घर प्रोवाइड करेगी 2016-17 से 2021-22 तक। ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प था या घोषणा थी, ये आप बोल सकते हैं। इसके बाद आता है कि घर अलॉट कैसे होते हैं, एलोकेशन ऑफ हाउस कैसे होता है, घरों का आवंटन कैसे होता है। तो घरों के आवंटन के लिए भी क्राइटेरिया है। ये अगर आप देखेंगे तो जातिगत आधार पे या धार्मिक आधार पे, दो तीन तरीकों से किया गया। जातिगत आधार पे अगर आप देखें तो एसटी और एससी, फिर माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक, उसके बाद दिव्यांग या स्पेशली एबल्ड, और उसके बाद अदर्स या बाकी सभी। इसमें एसटी एससी को 60%, माइनॉरिटीज को 15%, स्पेशली एबल्ड जो हैं उनको 5%, और जो बाकी बचा वो बाकी सबको यानी कि 20%। इस तरह से डिवाइड किया गया है। यानी अगर 100 घर बन रहे हैं और एप्लीकेशन में ज़्यादा एसटी एससी ने अप्लाई किया है, तो उसमें 60% जो घर है वो एसटी एससी को, 15% माइनॉरिटीज़ को, 5% स्पेशली एबल्ड दिव्यांग जिन्हें कहते हैं उन्हें दिए जाते हैं, और बाकी जो फिर बचे हुए घर हैं वो बाकी सामान्य लोगों को, जो इन कैटेगरीज में नहीं आते, नॉर्मली अनरिजर्व है या बाकी चीज़ें, उनको दिए जाते हैं। इसमें बहुत कुछ ऐसा याद करने या समझने जैसा नहीं है, सीधे सीधे आंकड़े हैं, ये आपको ऐसे याद हो जाएंगे। ये हुआ पहला तरीका आवंटन करने का। दूसरा तरीका है आवास सॉफ्ट पोर्टल। आवास सॉफ्ट करके एक पोर्टल है भारत सरकार का। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें आप स्वयं अप्लाई कर सकते हैं, अपने लिए घर का डिमांड कर सकते हैं। आवास सॉफ्ट में अप्लाई करने के बाद आपके क्राइटेरिया की जांच होती है। अगर वो क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया के हिसाब से इस आवास योजना में घर दिए जा रहे हैं, यदि आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आप उसके अंदर आते हैं, तो आपको घर प्रोवाइड करने की जो सूची होती है, वेटिंग लिस्ट बनती है, उस सूची में आपका नाम दर्ज कर दिया जाता है। और जैसे जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे होता है ये, और उसमें प्रायोरिटी लिस्ट बनती है। प्रायोरिटी लिस्ट में एक जैसे लोग अगर आ जाते हैं तो उसमें फिर अलग से एक लिस्ट बनती है।
उस हिसाब से आपका नाम और आपका नंबर जब आएगा, आपका नाम उस लिस्ट में चढ़ा दिया जाता है और फिर जब आपका नंबर आता है तो आपको घर अलॉट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आवास सॉफ्टवेयर अगर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया तो अगर एक जैसे परिवार आ गए तो अगर आवास सॉफ्टवेयर अप्लाई करने के बाद एक जैसे परिवार आ जाते हैं तो इसका जो प्रायोरिटी है या आवंटन किसको किया जाएगा उसका निर्णय लेने की शक्ति ग्राम सभा को है। ये शक्ति भी ग्राम सभा को ऐसे ही नहीं दी गई है, इसके भी नियम कायदे कानून हैं, इनको भी एक सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं जिसको फॉलो करते हुए ग्राम सभा इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि एक जैसे परिवार में किस परिवार को प्राथमिकता देनी है, किस परिवार को पहले घर प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे इसमें क्राइटेरियाज में है पूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक या ऐसे सैनिक जिनकी मृत्यु हो चुके हैं, जो शहीद हो चुके हैं, उनके परिवार वाले हैं या उनकी विधवाएं तो पहले उनको दें, कोई कैंसर पेशेंट, और भी लिस्ट है, ये आगे देखते हैं हम इसी टॉपिक में। तो एक तो आप आवास सॉफ्ट से अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा अगर इस आवास सॉफ्ट से अप्लाई करने पे एक जैसे परिवार आ जाते हैं तो फिर उनका निर्णय ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है कि किसे मकान देना है। पहले मकान सभी को मिलेगा, आवंटन में ऐसा नहीं होगा कि अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं और एक जैसे दो लोग आ गए हैं और दोनों का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और ग्राम सभा अभी फिलहाल बोल देती है कि एक को अभी देंगे और एक को बाद में देंगे, तो जिसको बाद में देंगे उसको नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, उसको भी मिलेगा, उसको कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा, मिलेगा सबको। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो जो लाभार्थियों का चयन है वो किस बेसिस पे किया जाता है। लाभार्थियों का चयन करने के लिए एक रिपोर्ट है जिसका नाम है सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट बेस्ड सेंसस 2011। क्या नाम है इसका? सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट बेस्ड सेंसस 2011। सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011। सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के बेसिस पे हम इसे देते हैं। सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011, इसकी रिपोर्ट आई थी जुलाई 2014 में, ये जानना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। तो इसकी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से हम आवंटन करते हैं घरों का। अच्छा, सेंसस की शुरुआत अगर देखना चाहें आप तो सेंसस भारत में शुरू हुए थे 1872 से, लॉर्ड मेयो के समय से। ये अंग्रेज थे, गवर्नर जनरल थे। इनके बाद अगर देखें तो 1881 से भारत में रेगुलर सेंसस, मतलब हर 10 साल में होने वाले, हर 10 साल में होने वाले सेंसस 1881 से शुरू हुए हैं और पहली बार 1872 में हुए थे। अगर अभी की बात करते हैं तो अभी जो सेंसस होते हैं वो 1948 के एक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं भारत में।
ये जो सेंसस हुए थे सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस, जैसे 2014 में इसके ये 3 विभाग ने किए थे। ये भारत सरकार के 3 विभागों ने किए थे। ग्रामीण विकास था, आपका होम मिनिस्ट्री की डिपार्टमेंट्स थे, मगर इसका जो लीड डिपार्टमेंट था वो ग्रामीण विकास विभाग ही था। तो सोशल इकोनॉमिक सेंसस के बेसिस पे ही हम जो है आगे का आवंटन करते हैं। इस लिहाज से हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस 2011, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो लाभार्थियों का चयन करने के लिए कुछ नियमों का पालन किया जाता है। उन नियमों में क्या है? उन नियमों में बहुत इजी चीज़ें हैं, जो स्वयं शामिल परिवार हैं, जो शून्य कमरे के घरों में रहते हैं, जो 5 सूचकांकों में पिछड़े हैं। पिछड़ापन जानने के लिए कुछ सूचकांक होते हैं, सामाजिक सूचकांक, आर्थिक सूचकांक, शिक्षा, और भी कुछ चीज़ें आती हैं जैसे नौकरी पाने के अवसर वगैरह हैं। तो उन सभी सूचकांकों में जो पिछड़े हुए परिवार है वो अंत्योदय परिवार, यानी जो अंत्योदय योजना में परिवार आते हैं वैसे परिवार, या जो रूरल मिशन में परिवार आते हैं वो परिवार, ये सारी चीजें हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। रूरल मिशन, अंत्योदय योजना, ये सारी योजनाएं हमें पढ़नी है। कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, और ऐसे परिवार जो कच्चे घरों में भी रहते हैं, जो भूमिहीन भी हैं, और जो अपना आजीविका दिहाड़ी मजदूरी करके कमाते हैं। ऐसे परिवारों को अगर अप्लाई करते हैं तो इन सभी परिवारों को घर देना सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब ये 100% है कि अगर इस तरीके के परिवार घर आवंटन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई करते हैं, चाहे वो सॉफ्ट के थ्रू हो या फिर वो ग्राम पंचायत के थ्रू हो, तो इनको घर दिया ही जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो आंकड़े हैं ये हमें मिलते हैं SECC से, यानी सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस से, इसलिए हमारे लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर एक ही जैसे परिवार आ जाते हैं तो आपको बताया था कि उसमें ग्राम सभा डिसाइड करती है। अच्छा, ग्राम सभा उसे कैसे डिसाइड करेगी ये देख लेते हैं ज़रा। ग्राम सभा अगर एक ही जैसे परिवार आ जाते हैं तो उसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले देखती है कि आर्मी या आर्म फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्म्ड फोर्सेस के, यानी अर्धसैनिक बल या सैन्य बलों के अगर परिवार है, मतलब ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, वो पैरामिलिट्री में थे या आर्म में थे, यानी कि जो सैन्य बल या अर्धसैनिक बल में लोग शहीद हो जाते हैं उनके परिवार, या अगर उनके परिवार में सिर्फ बीवी थी या जो अब उनकी विधवा हैं, ऐसे लोगों को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जाती है। सबसे पहले इन्हीं को घर मिलेगा। अगर एक जैसे 2 लोगों ने अप्लाई किया है और उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसे परिवार से है जो कि जिसके परिवार का सदस्य आर्म फोर्सेस में था और वो शहीद हो चुका है,
तो पहले उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद दी जाती है प्राथमिकता ऐसे परिवारों को जिनमें कोई कैंसर पेशेंट हो या HIV पेशेंट हो। सामान्यतः अभी भी कई जगहों पे HIV और कैंसर को छूत अछूत टाइप की चीज़ों से ट्रीट किया जाता है, खास तौर पे HIV की बीमारी को। जिसको HIV होता है उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए, ऐसे लोगों का कोई शोषण ना हो, इसे इंक्लूड किया गया है कि अगर किसी ने अप्लाई किया और उनमें से किसी एक परिवार के किसी सदस्य को HIV या कैंसर है तो उसे भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे परिवार जिन्हें हम कहते हैं सिंगल गर्ल फैमिली, एक स्त्री वाले परिवार। एक स्त्री वाले परिवार से हमारा मतलब है ऐसा नहीं कि इसमें पुरुष होंगे ही नहीं, मगर जो वो होंगे वो 16 से या तो 16 साल से छोटे होंगे या 59 से बड़े होंगे। अगर किसी परिवार में ये पुरुषों की आयु है ना, अगर पुरुष 16 साल से छोटे या 59 से बड़े हैं और उस परिवार में बाकी सिर्फ महिलाएं हैं तो उसे सिंगल फैमिली चाइल्ड कहा जाता है, सिंगल गर्ल फैमिली कहा जाता है। इन्हें भी प्राथमिकता दी जाती है। और अंत में ऐसे भूमिहीन परिवार जिनके पास वन अधिकार पट्टा हो। ऐसे भूमिहीन परिवार जिनके पास वन अधिकार पट्टा हो। इस तरीके के ये 4 तरीके डिसाइड किए गए हैं जो ग्राम सभा को मदद करते हैं अगर एक ही तरह के परिवार आ जाते हैं जिनको घर अलॉट करना हो। तो ये 4 तरीके से ग्राम सभा डिसाइड कर सकती है कि किस परिवार को घर अलॉट करना है। सिंगल वुमेन, सिंगल गर्ल चाइल्ड की फैमिली है और वो आर्म फोर्सेस वाले भी है तो उसको प्रिविलेज मिल जाएगा। कोई ऐसी फैमिली है मान लीजिए जिनके परिवार वाले आर्म फोर्सेस में थे, शहीद हो गए, उनके घर में किसी को कैंसर है तो इन्हें और प्रेफरेंस मिल जाएगा। तो इस बेसिस पे ही प्रेफरेंस दिया जाता है और इस बेसिस पे ही एक लिस्ट तैयार की जाती है ग्राम सभा द्वारा। ये लिस्ट ग्राम सभा से ग्राम पंचायत जाती है और वहाँ से जहाँ ग्राम सभा से ग्राम पंचायत जाती है वहाँ पे इसे स्क्रूटनी किया जाता है। अगर ये वहाँ से सैंक्शन हो जाती है तो जिस भी परिवार का नाम था उस परिवार का नाम वेटिंग लिस्ट में या सूची में डाल दिया जाता है, जिसमें घर आवंटित करने की जो सूची होती है उसमें। फिर उसमें जब इनका नंबर आता है तो इन्हें घर आवंटित कर दिया जाता है। यहाँ तक होने के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े ही बचते हैं इस टॉपिक में जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। इतने वैसे इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं आता है तो उन्हें छोड़ सकते हैं। देख लीजिए एक बार, टोटल हाउस होल्ड कितने हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। टोटल हाउस होल्ड या छत्तीसगढ़ में कुल परिवार, छत्तीसगढ़ में कुल परिवार हैं 571,429,8। इसमें से ग्रामीण कितने हैं और शहरी कितने हैं? तो ग्रामीण है 45 40 9।
11 73 79 9, ये परिवारों की संख्या है। अब छत्तीसगढ़ में एक इम्पॉर्टेंट डाटा जो हमारे लिए है वो है कुल कितना पैसा दिया गया, यानी फंड्स। ये है 2022 दिसंबर तक का ना, ये गवर्नमेंट वेबसाइट की जानकारी है। छत्तीसगढ़ में दिया गया था 11,794.91 करोड़। इतना पैसा छत्तीसगढ़ सरकार को प्राप्त हुआ है इस मिशन के लिए। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में स्वयं शामिल परिवार कितने हैं? शून्य कमरे वाले घर में शून्य कमरे वाले घरों में रहने वाले परिवार, और अंत में ये जो 5 सूचकांकों में पिछड़े हुए परिवार थे। स्वयं शामिल परिवार, शून्य कमरों में रहने वाले परिवार और 5 सूचकांकों में जो पिछड़े परिवार थे, इनकी संख्या अगर हम देखें तो ये है 112,084, 5326 और 1438। यही बस इम्पोर्टेंट डेटा है। सिर्फ इतने इम्पोर्टेंट डेटा मेरी समझ से एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और भी जो अगर कुछ इम्पोर्टेंट डेटा आएंगे एग्ज़ाम तक तो वो आपको अपडेट करवा दिए जाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही है। इतना पढ़ लीजिए, इतना अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं ये लेटेस्ट आंकड़े हैं, गवर्नमेंट साइड के आंकड़े हैं। इनको आप दावा आपत्ति में यूज़ कर सकते हैं। आप खुद भी जाके गवर्नमेंट साइट पे ये आंकड़े चेक कर सकते हैं। आपका समय बचेगा, इसलिए हमने ये आंकड़े निकाल के आपको बताए हैं। आप खुद जाके चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में बस इतना ही था। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई योजना के साथ, एक नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।